बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जो लैग्रांजियन मैकेनिक्स पे बेस करता है। इसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशन, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे लैग्रांजियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन डिस्कस करनी है वो है फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट। फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट क्या चीज़ होती है? फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट बेसिकली वो फोर्सेस होती हैं जो हमारे पास मोशन, कोई भी सिस्टम या कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है उसकी मोशन को मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास फोर्स रिस्ट्रिक्ट करती हैं वो हमारे पास फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट are that always related to the forces that restrict the motion of the system। जो किसी भी सिस्टम की मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फोर्सेस रिलेट करती हैं वो हमारे पास फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट कहलाती हैं। अब इस चीज़ को अगर मैं एग्जांपल के ज़रिए से आपको एक्सप्लेन करूं तो ये 1 से 2 एग्जांपल यहाँ पर मैंने पुट किए हैं। तो अगर आप देखें ज़रा, पहली जो एग्जांपल है हमारे पास, the reaction force on sliding particle on the surface of a sphere is the forces of a constraint। कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्फीयर की सरफेस के ऊपर अगर स्लाइड कर रहा है तो उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स एक्ट जो कर रही होगी वो हमारी कांस्टेंट फोर्स कहलाएगी। अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखें कि इसमें रिजिड बॉडी के केस को डिस्कस किया गया है, कहते हैं जी, द इनर्शियल फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स आर द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट। कि हमारे पास जो भी हमारे पास रिजिड बॉडी है उसमें जो हमारे पास एक्शन की फोर्स है और रिएक्शन की फोर्स है, दो भी पार्टिकल्स के दरमियान, वो दोनों फोर्सेस हमारे पास क्या कहला रही होंगी? Forces of constraint। In the case of rigid body, the inertial force of action and reaction between any two particles, कि किसी भी दो पार्टिकल्स के दरमियान जो हमारे पास एक्शन की फोर्स है और उसके अगेंस्ट जो हमें रिएक्शन फोर्स मिल रही है दो पार्टिकल्स के दरमियान, वही फोर्स हमारे पास फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट कहलाएंगी, क्योंकि ये उस सिस्टम की मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने वाली फोर्सेस हैं। थर्ड एग्जांपल यहाँ पर क्या है? constant force in simple pendulum in the is the tension in the string। अब देखें, सिंपल पेंडुलम में आपको पता है कि जो बॉब हम हैंग करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ, उसका वेट जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है किसके ऊपर? उस स्ट्रिंग के ऊपर जिससे वो बांध के लटकाया जाता है। अब उस स्ट्रिंग के ऊपर जो वेट डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसके वेट की फोर्स के। तो वो जो टेंशन फोर्स है उस स्ट्रिंग के अंदर जो रिएक्शन के अगेंस्ट हमें मिल रही है पर सिंपल पेंडुलम में, वही फोर्स हमारी क्या कहला रही होगी? कांस्टेंट फोर्स कहला रही होगी इन सिंपल पेंडुलम। सिमिलरली यहाँ पर आ रहा है, व्हेन अ बीड स्लाइड ऑन अ वायर then the reaction force exerted by the wire on the bead is the force of constraint। कि एक कोई बीड है वो स्लाइड कर रहा है किसी वायर के ऊपर, तो स्लाइडिंग के दौरान जाहिर सी बात है एक फ्रिक्शन फोर्स भी आपको पता एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा और भी कोई भी रिएक्शन फोर्स जो एग्जर्ट हो रही है उस बीड के ऊपर, वो हमारी फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट कहलाएंगी। तो ये फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स को मैंने डिफरेंट एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया है। होप सो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि कांस्टेंट फोर्स कौन सी होती हैं। वो तमाम फोर्सेस कांस्टेंट फोर्सेस ही हैं जो हमें किसी भी सिस्टम में मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो यूज़ की जाती हैं या मोशन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं किसी भी सिस्टम की, वो हमारी सारी की सारी क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट फोर्सेस कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। हम सब ने छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है
कि वर्क जो हमारे पास है वो दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक हमारे पास फोर्स है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। अब उसी बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में सबसे पहले क्या है, इसको स्टेट कैसे करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट दैट द वर्क डन इज ज़ीरो इन द केस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, कि किसी भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या है, ज़ीरो है। फॉर्म अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जब हम कोई भी आर्बिट्रेरी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी आर्बिट्रेरी, अगर हमारे पास वर्क डन ज़ीरो है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लाता है कि वर्क डन हमारा ज़ीरो होगा किसी भी आर्बिट्रेरी वर्चुअल केस में, डिस्प्लेसमेंट के किसी भी सिस्टम में, जब वो कहाँ पर होगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। अब इस प्रिंसिपल को ड्राइव कैसे करेंगे, हम कुछ चीज़ें सपोजिशन करेंगे और उसके वेरिएबल वैल्यू को लेकर हम आगे इसके प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। इन ऑर्डर टू ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वी इमेजिन द आर्बिट्रेरी और इंस्टेंटेनियस चेंज इन द पोजीशन ऑफ द वेक्टर ऑफ अ पार्टिकुलर सिस्टम, कि हम किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम के जो भी वेक्टर्स हैं, उस पोजीशन वेक्टर्स हैं, उसमें हम कोई आर्बिट्रेरी और इंस्टेंटेनियस चेंज को हम लेट करके चलते हैं। उसको हमने जो आर्बिट्रेरी चेंज लेट किया है वो हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमें कोई ith पार्टिकल, उस सिस्टम में से किसी ith पार्टिकल के वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिस्कस करते हैं कि एन इनफाइनाइटिसिमल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ith पार्टिकल ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल इज डिनोटेड बाय डेल्टा आर ऑफ आई। डेल्टा आर लिख लें या डी आर लिख लें, यहाँ पर एक सिंबल नोटेशन चेंज की है डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट में ज़ाहिर सी बात है कि वो चेंज जो आएगा वही हमारी मेजरमेंट होगी किसी एक पॉइंट से, उसको डेल्टा आर कहते हैं। कि दो पॉइंट्स हैं, एक कोई A1 है और B1 है, उनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है उसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया है। और कोई ith पार्टिकल का लिया है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से किसी ith पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर कह रहे हैं एज दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ओनली देन इट डज़ नॉट इन्वॉल्व दी वेरिएशन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर टाइम वेरिएशन का कोई लिंक नहीं है, यहाँ पर हमारे पास जस्ट उसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स में जो चेंज आ रही है हम उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर डेल्टा आई आर को जो उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन 1 में रिप्रेजेंट किया है कि उसकी एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट्स सब आ जाएंगे हमारे पास Q1 Q2 Q3 सो एन Qn। अब हम यहाँ पर सपोज क्या करेंगे कि सपोज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हमने उसके डेफिनेशन में भी ये पढ़ा था कि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमारा उसका जो भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, किसी भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसका वर्क डन ज़ीरो होगा। हमने यहाँ पर सपोज किया है कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द टोटल फोर्सेस ऑन एनी पार्टिकल इज ज़ीरो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता ही तब है जब उस पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। अगर कोई भी एक फोर्स उसके ऊपर एक्टिंग में कंडीशन में शो हो रही है, यानी कि तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है अगर वो ज़ीरो नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है फिर सिस्टम आपका कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगा। तो इसलिए हमने जो ith पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस हैं, तमाम फोर्सेस हैं, उसको इक्वल टू क्या ले लिया है, ज़ीरो ले लिया है। यह इसको इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। द वर्चुअल वर्क डन ऑफ फोर्स Fi इन द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, ये फोर्स होगी और ये डेल्टा आर हो गया, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी आल्सो बी ज़ीरो। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास वर्क डन की डेफिनेशन को फॉलो करें तो जैसे मैंने आपको कहा था कि वो बेसिक डेफिनेशन को हम लेके चलेंगे कि एफ डॉट डी वाली बात, तो ये इसको हमने इक्वल टू ज़ीरो रखा। क्यों ज़ीरो हो गया ये, क्योंकि हमारे पास फोर्स नेट फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली अगर ये एक ith पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स को हमने ज़ीरो लिया है तो हम कहते हैं कि इस तरह के जितने भी n पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल पर एक्ट करने वाली फोर्सेस, उनका वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो।
तो हमने इन सारे के समेशन को, इस तरह के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे के वर्क डन को हमने इक्वल टू 0 रख लिया। यही हमारा क्या कहलाता है, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। कि अगर आपके पास कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो उसी कंडीशन में होगा जब उसके ऊपर नेट फोर्सेस 0 होंगी, और अगर नेट फोर्सेस 0 हैं तो उनका वर्क डन, चाहे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, उनका वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दी टोटल फोर्सेज Fi ऑन ith पार्टिकल कैन बी। अब जो टोटल फोर्सेज है किसी भी पार्टिकल वो बेसिकली ऐसे होंगी कि Fi इज इक्वल टू Fi ऑफ A प्लस Fi ऑफ I। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, हमारे पास Fi ऑफ A से मीन वो अप्लाइड फोर्स होती है किसी भी पार्टिकल के ऊपर। अब उस अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट हमारे पास जो Fi होगी वो उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन फोर्स हो सकती है, जिसको हम फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट भी कह सकते हैं। जो स्मॉल Fi है वो हमारे पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट भी कहलाएगा। अब अगर हम Fi की ये जो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ किया है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 डेवलप होकर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी कि समेशन को, चूँकि दोनों पे ऊपर लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम Fi ऑफ A डॉट डेल्टा Ri को अलग कर लेंगे और प्लस के बाद समेशन I इज इक्वल टू 1 to n F स्मॉल Fi ऑफ Fi डॉट डेल्टा R ऑफ ith पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर नेक्स्ट है कि वी रिस्ट्रिक्ट, हमने ये वाला पार्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग। वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू द सिस्टम वेयर वर्चुअल वर्क ऑफ द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इज 0। कि हम फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट के बारे में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंडीशन में हमने यहाँ पर खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि वर्चुअल वर्क जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है, 0 किसी सिस्टम में। और जैसे कि इन केस ऑफ रिजिड बॉडी की बात कर लें, तो अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब जो ये बाकी सारी समेशन है वो हमारे पास ये 0 हो जाएगी। तो सिंपल ये Fi ऑफ अप्लाइड फोर्स वाली क्वांटिटी हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन 6 हमें क्या करती है, इक्वेशन 6 इन्फर्स दैट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम द वर्चुअल वर्क ऑफ अप्लाइड फोर्सेज इज 0। कि वर्चुअल वर्क जो अप्लाइड फोर्सेज है वो भी किसके इक्वल आ गया है, 0 आ जाएगा जी। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास जो भी किसी भी ith पार्टिकल पर एक्ट करने वाली फोर्सेस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fi दैट इज़ इक्वल टू dpi ओवर dt, और dpi ओवर dt को हम p डॉट के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विच कैन बी रीअरेंज टू राइट इट। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये Fi इसी चीज़ के इक्वल है जिसको हमने p डॉट आई के इक्वल ले लिया है, तो अगर ये दो क्वांटिटीज इक्वल हैं तो एक को राइट पोजीशन से लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे तो अपना साइन चेंज करके आएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन Fi माइनस पी डॉट आई इज इक्वल टू 0 ड्राइव हो जाएगी। These equation mean that any particle in the system is in equilibrium under a force which is equal to the actual force। कि ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा अंडर द फोर्स विच इज़ इक्वल टू द एक्चुअल फोर्स। कि जो एक्चुअल फोर्स के इक्वल होगा वो सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा, प्लस आ रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, और उसके साथ क्या होगा, एक रिवर्स इफेक्टिव फोर्स के सम के। कि अगर हम देखें कि एक हमारे पास एक्चुअल फोर्स है जो Fi है एक्ट कर रही है, और इसका सम कर रहे हैं एक जो उसके अगेंस्ट रिवर्स फोर्स इफेक्ट कर रही है, उन दोनों के सम के इक्वल टू हो जाएगा वो 0। क्योंकि इनका सम इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि सिस्टम हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। देयरफॉर the virtual work done for the virtual displacement delta Ri is given by। अब वर्चुअल वर्क डन के लिए हमारे पास ये टोटल हमारे पास फोर्सेज आ गई ना, नेट फोर्सेज कि अब एक्चुअल फोर्सेज भी आ गई अप्लाइड, और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो उसकी रिवर्स फोर्स भी प्रोड्यूस कर रही है वो भी यहाँ पर आ जाएगी।
रिवर्स फोर्स को भी हमने हाईलाइट कर दिया। इन दोनों फोर्सेस का ये जो सम है बेसिकली ये नेगेटिव साइन रिवर्स के तौर पर अपोजिट डायरेक्शन वाली जो फोर्स होती है उसके लिए शो किया जा रहा है। बेसिकली ये दो फोर्सेस का सम ही आ रहा है। अब इन दोनों फोर्सेस का हमने एज अ फोर्स क्रिएट करते हुए डेल्टा के साथ का डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, तो वो हमारे पास किसके आ जाएगा, इक्वल टू 0। द टोटल फोर्स एफ आई ऑन द ith पार्टिकल हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ith पार्टिकल की। अब हम एफ आई की जगह ये इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में और अपने समेशन को सेपरेट करेंगे जो हमें इक्वेशन नंबर 3 में नज़र आ रही है। ठीक है, हमने इन इक्वेशंस को सिमिलरली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया समेशन को। अब सिमिलरली जैसे हमने पहले कहा था कि हम कांस्टेंट फोर्सेस को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इस सिस्टम के लिए, अब अपने सिस्टम के लिए कि वो 0 हैं कांस्टेंट फोर्सेस, तो इस सारी क्वांटिटी को इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, एफ आई ऑफ ए डॉट आई डेल्टा आर आई, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगी। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं दिस इज़ नॉन एज डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि हमारे पास टोटल एक्चुअल फोर्सेस का सम जब उसके ऊपर रिवर्स फोर्सेस है उनका अगर वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में सिस्टम को रखती हैं तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, 0 ही आएगा। सिंस द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट डू नॉट अपीयर इन द इक्वेशन, ये ऊपर अगर हम इस इक्वेशन में बात करें जो इक्वेशन नंबर 5 है, इसमें किसी किस्म की फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट अपीयर नहीं हो रही, तो एंड हैंस नाउ वी कैन ड्रॉप दी सबस्क्रिप्ट। देयरफॉर ये जो सबस्क्रिप्ट हमने यूज़ किया हुआ था एक्चुअल फोर्स के लिए ए वाला, उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। देयरफॉर द डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल कैन बी रिटन एज एफ आई माइनस पी डॉट आई डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था और सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप काइंडली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।